Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ डेफिनेशंस या फिर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस जो अलग अलग लोगों ने दी हैं उनके बारे में। ना सिर्फ हम ये पढ़ेंगे बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्ड एंटरप्रेन्योर आया कहाँ से और क्यों आया, मतलब कैसे आया, क्या ग्राउंड्स थे, सब हम पढ़ेंगे इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर डेफिनेशंस के साथ। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है, सॉरी नॉट यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है एंटरप्रेन्योर के बारे में? इट सेज a person who sets up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit। बहुत ही सरल एक डेफिनेशन इन्होंने दी है। देखिए, जब भी पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप बोले कि हम एग्जैक्टली इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया वाली डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी डेफिनेशन में जो जो वर्ड्स जैसे जैसे लिखे हुए हैं आपको एग्जैक्टली कॉपी करके लिखने होंगे। सो व्हेन यू आर सेइंग कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंसान ने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ये डेफिनेशन दी थी, तो आप उस इंसान की डेफिनेशन को इधर उधर नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट सेम वे में यू विल हैव टू राइट। सो कोशिश किया करो कि नाम मेंशन ना करें या फिर समरी ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय दिस पर्सन ऐसे करके लिख दो, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख पाओगे। क्योंकि पूरा डेफिनेशन याद करना वर्ड टू वर्ड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी राइटिंग टिप जो मैं आपको इन बिटवीन दे रही हूँ। सेकेंड चीज़ का जो आपको ध्यान देना है वो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मेरे ध्यान में आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बहुत ही सरल डेफिनेशन है। ये बोलते हैं एक इंसान जो बिजनेस सेट करता है या बिजनेसेस सेट करता है ताकि वो फाइनेंशियल रिस्क ले और प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट की होप में फाइनेंशियल रिस्क लेने वाला बिजनेस सेट करके बैठा हुआ इंसान कहलाया जाता है एंटरप्रेन्योर। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस डेफिनेशन में मज़ा नहीं आया। मतलब एंटरप्रेन्योर की कितनी बढ़िया डेफिनेशन वो हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत फीकी पड़ रही है। बट अगर आपको सही लगे तो आप लिख सकते हैं इसे अपने एग्जाम में। सेकेंड डेफिनेशन है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया द्वारा दी गई एंटरप्रेन्योर के बारे में। इट सेज an individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty about the future conditions। एंटरप्रेन्योर वो एक इंडिविजुअल होता है जो रिस्क बेयर करता है क्योंकि उसे नहीं पता फ्यूचर कंडीशन कैसी भी हो सकती है। भैया ऑब्वियसली फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो रिस्क ले रहे हो अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में ताकि ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमा सको फ्यूचर में, या माइट भी आपको लॉस भी हो सकता है। तो एक ऐसा इंसान जो ये सब करता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अगर कायदे से देखा जाए ना, ऊपर और नीचे वाली जो दो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, इनसे ना झलक नहीं रहा कि एंटरप्रेन्योर नॉर्मल बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इनसे बिल्कुल ऐसा निकल के आ रहा है निचोड़ कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर दोनों सेम इंसान होते हैं। सो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी ये दोनों डेफिनेशंस लिखना, बट फिर भी आपकी मर्जी हो तो भैया आप तो अपने मर्जी के मालिक हैं, जो बोलेंगे वही चाहेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे। सॉरी। अब थर्ड डेफिनेशन है, ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ये बोलते हैं द एंटरप्रेन्योर इन एन एडवांस्ड इकोनॉमी इज एन इंडिविजुअल who introduces something new in the economy, a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacturing, a product with which consumers are not yet familiar, a new source of raw material or any of the new markets and like। ये डेफिनेशन ज़बरदस्त है, ये मज़ा आया मुझे पढ़ के। इन्होंने लिखा है एंटरप्रेन्योर एडवांस इकोनॉमी का वो एक इकलौता इंसान है जो कुछ नया लेके आता है। अब ये नया क्या हो सकता है? तीन चार चीजें बोली हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
या फिर अ प्रोडक्ट या फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यार यहाँ पे नहीं लिखते, मैं आपको अलग पेज पे लिख के बताती हूँ ताकि वो अच्छे से समझा भी पाऊँ मैं। समथिंग न्यू, अब उस न्यू में क्या क्या आ जाता है? प्रोडक्ट, मेथड, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर चौथा है हमारा मार्केट, नया मार्केट लेके आ रहा है। सो लास्ट वाले इंसान ने जब एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दी है तो उसने बोला है एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कुछ नया लेके आता है। नाउ द क्वेश्चन इज नया क्या हो सकता है? तो ये बोलते हैं नए में ये सब कुछ आ सकता है, या तो वो ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला, ये क्या है? नई कुछ चीज लेके आए हैं। या फिर एक नया मेथड लेके आया है, जैसे मैंने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था। ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती आज तक बनती नहीं थी, बस उसको बनाने का तरीका बदल दिया गया। सो जब आप बनाने का तरीका चेंज कर दो तो ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ चीज पहले से बनती आ रही है। मतलब फॉर से पहले भी हम ब्लैंकेट्स बनाते थे, ब्लैंकेट्स बनाने में पहले 10-10 दिन लग जाते थे, अब 10 मिनट में ब्लैंकेट तैयार हो जाता है। तो ये क्या चेंज आया? यहाँ पे मेथड चेंज किया आपने ब्लैंकेट बनाने का। या फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पहले कहीं और से रॉ मटेरियल लेते थे, अब कहीं नया सोर्स उत्पन्न हुआ है, वहां से आपने रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया है। या फिर एक नया मार्केट आपने खोजा है प्रोडक्ट के लिए, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। जब भी कुछ नया हो रहा है तो और एक इंसान वो नया लाने में मदद कर रहा है तो हम उस इंसान को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर की एक्चुअल क्वालिटीज को डिलीवर कर पा रही है आप तक। सो ये जब ये डेफिनेशन लिखोगे भी ना या एक्सप्लेन कर रहे होगे एंटरप्रेन्योर को, तो ये डेफिनेशन लिख के ना ये सारे जो पॉइंट्स है ना, नया मेथड, नया दिस, नया दैट, इनको ना पॉइंट वाइज लिखना 1 2 3 करके, बहुत बढ़िया लगेगा आपका डेफिनेशन। सो एक ऐसा इंसान जो एडवांस इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ नया इकोनॉमी में, चाहे वो मेथड है जो कि पहले टेस्ट नहीं किया गया था अब होने लग गया है, या कोई प्रोडक्ट है या जिससे कंज्यूमर अभी तक फेमिलियर नहीं था, या एक नया सोर्स ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके आया है, या फिर नया मार्केट लेके आया है, या फिर लाइक मतलब कुछ भी ऐसा मिलता जुलता, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाया जाएगा। चलिए इसी बात पर चलते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे। ये बोलते हैं द एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस। She or he is proprietary capitalist, a supplier of capital, and at the same time a manager who intervenes between the labor and consumer. Entrepreneur is an employer, master, merchant, but explicitly considered as a capitalist. एडम स्मिथ भाई साहब की डेफिनेशन और उसमें कैपिटलिस्ट वर्ड ना आए, हो ही नहीं सकता। सो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया एंटरप्रेन्योर ऐसा इंसान होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है कमर्शियल पर्पस के लिए, कुछ कमाने के लिए। ये एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट होता है जो कैपिटल सप्लाई करता है और एट द सेम टाइम मैनेजर बनता है जो कि लेबर और कंज्यूमर के बीच में इंटरवीन करता है। लेबर और कंज्यूमर के बीच में इंटरवीन करने वाला मैनेजर होता है ये भाई साहब, और साथ में कैपिटल भी देता है। एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉयर, एक मास्टर, एक मर्चेंट, कुछ भी कहलाया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी पहले ये एक कैपिटलिस्ट होता है। सो एडम स्मिथ भाई साहब ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को कैपिटलिस्ट बनाने में। चलिए पीटर एफ ड्रकर, ये भाई साहब तो बिना डेफिनेशन दिए वो ही नहीं हो सकते। पूरे बिजनेस स्टडीज में मैंने इनकी सिर्फ डेफिनेशंस ही पढ़ी हैं। सो ये भाई साहब एंटरप्रेन्योर पे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, responds to it and exploits it as an opportunity. Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit changes as an opportunity for a different business or different service. इनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी
कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो हमेशा चेंज को सर्च करता रहता है, और जैसे ही चेंज देखता है वो रिस्पॉन्ड करता है और उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक एक प्लस पॉइंट बना के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आने वाली जितनी भी चेंजेस होते हैं उसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करता है। कैसे बनेगी वो? जब कुछ चेंज ये देखता है, सबसे पहले तो ये सर्च करता रहता है, कहीं कुछ चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे ही चेंज आएगा उसको स्पॉट करेगा, फिर उसे एक्सप्लॉइट करेगा अपने लिए, अपने पर्पस के लिए उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखेगा, और अपने लिए उस पर्टिकुलर चेंज को अपॉर्चुनिटी बना लेगा। आप देखें तो चेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम भी कर सकता है, थ्रेट का काम भी कर सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो उसे पॉजिटिव लाइट में देखे और उसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाए। The means by which they exploit changes opportunity and this and that. Okay. फिर उसके बाद है, in the 20th century the theorist Arthur H. Cole defined an entrepreneur as an ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। इन्होंने बिल्कुल प्रिसाइज 2 वर्ड्स की डेफिनेशन दी है। ये बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बोले तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, दैट्स इट। किसी को बोल रहे हो आप चलो गेम खेलते हैं, वन वर्ड, आपने बोला एंटरप्रेन्योर, वो उधर से बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, दैट्स इट, खत्म। सबसे बढ़िया है, लिखनी है तो डेफिनेशन लिखो आराम से, बट आई वोंट सजेस्ट इट। मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी आपको डेफिनेशन लिखना, कौन सी वाली, दिस वन। आप चाहें तो ना, अगर आपको नाम मेंशन करना हो तो आप इस डेफिनेशन को एज वेल एज इस डेफिनेशन को, पीटर एफ ड्रकर वाली, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं कि कैसा इंसान जो चेंजेस ढूंढता है, जो कुछ नया ब्रिंग करके लाता है, जो हमेशा सर्च करता रहता है चेंजेस, और सर्च करने के बाद कुछ नई चीज़ को उत्पन्न करता है, एग्जिस्टेंस में लेके आता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाया जाता है। और चाहे तो आप वो बिजनेस वाली लाइन भी ऐड कर दो कि बिजनेस चलाता है और अनसर्टेनिटीज़ में रिस्क लेके प्रॉफिट की होप में काम करता रहता है, बढ़िया डेफिनेशन बन जाएगी। तो इनमें से कोई ना लिख के अपनी खुद की एक डेफिनेशन बनाओ जो इन सब का मिश्रण हो, और फिर उसे पेपर में लिख देना। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब अगर हम बात करें कि ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आया कहाँ से, तो वो पहचानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। देखिए क्या होता था ना, पहले के ज़माने में हम सब ने पढ़ा है हिस्ट्री में कहीं ना कहीं, वर्ल्ड वॉर दिस, वर्ल्ड वॉर दैट। तो पहले ना लड़ाइयाँ बड़ी होती थी, 2-2 नेशन आपस में लड़ते रहते थे, 4-4 नेशन आपस में लड़ते थे, 3:1 ऐसे रेशो में लड़ते थे। कई बार तो बहुत सारे नेशन मिलके एक नेशन के साथ लड़ रहे होते थे। तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है, ठीक है। अब जब आप लड़ोगे और ऐसे लड़ोगे कि पत्थर फेंक के लड़ना है, तो नुकसान आपके घर का भी होगा, पड़ोसी के घर का भी होगा, चीज़ें आपकी भी खराब होंगी, पड़ोसी की भी खराब होंगी। लड़ाई के बाद फिर क्या फेज आएगा? आपने लड़ाई कर ली, चीज़ें आपकी भी खराब हो गई, पड़ोसी की भी खराब हो गई, सामान आपका भी बर्बाद हो गया, उनका भी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा जब चीज़ें शांत हो गई हैं थोड़ी सी, जब आप और पड़ोसी चुप हो गए हैं, लड़ना बंद कर दिया गया है, आप अपना घर समेटेंगे, वो अपना घर समेटेंगे, जो चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं आप उनको दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें उनकी ख़राब हुई हैं वो उनको दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, यही होगा ना। तो लड़ाई के बाद डेवलपमेंट होगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? लड़ने में जो चीज़ें खराब हुई हैं आप उनको दोबारा तो कंस्ट्रक्ट करवाओगे ना, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। देशों के साथ भी ऐसा होता था, जब 2 देश लड़ते थे तो उनका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता था, पब्लिक पार्क्स, दिस दैट, बिल्डिंग्स सब उड़ जाती थी, तो उसके बाद उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। सो जब भी वॉर हुए हैं, वॉर के बाद डेवलपमेंट वाली स्टेज आई है। इतना समझ में आया? सेकंड चीज, वॉर में कौन पार्टिसिपेट करता है? मिलिट्री मैन। वॉर में कौन पार्टिसिपेट करता है? मिलिट्री मैन। अब मिलिट्री मैन की अपनी खुद की लैंग्वेज होते हैं, कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ जार्गन्स होते हैं जो वो स्पेसिफिकली अपने उसमें यूज करते हैं। अब
लड़ाई के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन वाला फेज आता है तो ऐसा देखा गया कि मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे वर्ड्स लड़ाई के बाद रिकंस्ट्रक्शन वाले फेज में भी इस्तेमाल होने लगे। थोड़ा लंबा कर दिया, अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स थे या आज की लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस मिलिट्री से शुरू हुआ था। जब लोग बाग लड़ते थे वहां पे वो कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते थे, उसके बाद लड़ाई के बाद रिकंस्ट्रक्शन वाला फेज आता था तो वही टर्म्स चलते 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 नॉर्मल हमारी इकोनॉमी का पार्ट बन गए। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको और अचानक से मैं आपको हिस्ट्री में क्यों लेके गई हूँ, वो इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर वर्ड भी वहीं से आया है। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर वर्ड मिलिट्री की देन है। मिलिट्री ने फर्स्ट टाइम इसे इजाद किया था और उसके बाद आज की लाइफ में हम इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस स्टडीज में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंच ओरिजिन से आया है ये टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। मतलब एंटरप्रेन्योर जो ये वर्ड है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप आया है और इसका मतलब होता है टू अंडरटेक, मतलब कुछ करना, कुछ अपने सर पे बीड़ा लेना। पर्टेन नॉट टू इकोनॉमिक्स बट टू अंडरटेकिंग ऑफ मिलिट्री एक्सपेडिशंस। ये टर्म कहाँ से आया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मिलिट्री के एक्सपेडिशन से आया था कि जब मिलिट्री में कुछ नया स्टेप लिया जाता था उसे हम बोलते थे एंटरप्रेन्योर, और वहां से वो टर्म एंटरप्रेन्योरशिप आया और वहां से हमारे यहाँ एक नया चैप्टर आ गया। समझे? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे इट सेज सो इट इज ट्रू ऑफ मेनी टर्म्स इन मैनेजमेंट सच एज स्ट्रैटेजी एंड लॉजिस्टिक। ये सारे हिस्ट्री से आए, मतलब मिलिट्री से आए हैं। ये बोलते हैं सिर्फ एंटरप्रेन्योर वर्ड इकलौता नहीं है जो मिलिट्री वालों की देन है, बहुत सारे मैनेजमेंट के ऐसे टर्म्स हैं जो कि मिलिट्री वालों ने दिए हैं। जैसे कि एक उनमें से है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता था हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं अगर हमें उन्हें बीट करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे और वो हमारी स्ट्रैटेजी कहलाई जाएगी। और सेम चीज़ हमने उसको बिजनेस स्टडीज़ में ला दी कि यहाँ पे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम लड़ाई करते वक्त, मतलब नॉट वैसी वाली लड़ाई, बिजनेस टर्म्स की लड़ाई करते वक्त उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। या फिर लॉजिस्टिक, जब मिलिट्री का एक्सपेडिशन यहाँ से मूव करता था वहाँ से मूव करता वहाँ पे उसे लॉजिस्टिक बोलते थे। आज के डे में गुड्स और सर्विसेज को मूव कराना लॉजिस्टिक कहलाया जाता है। तो अल्टीमेटली सारी बातें एक ही हैं कि भैया मिलिट्री से बहुत सारी देन, बहुत सारे वर्ड्स हमें इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में मिले हैं। और वो क्यों मिले हैं? क्योंकि वॉर रहता था और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन रहता था, तो वो काफ़ी सारे वर्ड्स ट्रैवल होके इधर आ जाते थे। चलो next they say it may be pointed out that whereas the wars are rare and far between in today's competitive world, entrepreneurs wage wars every day। ये बोलते हैं भैया वॉर्स तो फिर भी कभी कभी आते थे, सालों में कभी एक लड़ाई होती थी। इंडिया ने बहुत ही कम वॉर्स किए हैं, इंडिया ने वॉर्स कर रखे हैं। मतलब देखिए कम और ज़्यादा हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि वो डिसाइड करेगा जो वॉर पे एक्चुअली जाता है। हमें तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है उसके बारे में, लेकिन जिन्होंने वॉर लड़े हुए हैं या फ्यूचर में जो वॉर्स लड़ेंगे मेन तो उनके लिए बात होती है ना। तो आई वॉन्ट कमेंट ऑन इट, बट हाँ ये बोलते हैं वॉर्स तो फिर भी बहुत कम हुए हैं। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर्स के वॉर्स के बारे में बात होती है, एंटरप्रेन्योर्स तो हर दिन एक नया चैलेंज अपने सर पे लेते हैं। वो एंटरप्रेन्योर तभी तक कहलाए जाएंगे जब तक वो न्यू चीज़ें लाते रहेंगे, नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें एग्जिस्टेंस में लाएंगे। अदरवाइज वो क्या होता है, क्या मतलब मैं आपको नॉर्मल साइकिल बताती हूँ कैसे होते हैं। मैं कुछ नया आइडिया ला के मैंने उसे मतलब वैसे ही परस्यू करना शुरू कर दिया। जब तक मैं नया आइडिया लाई थी और उसे एग्जीक्यूट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं एंटरप्रेन्योर कहलाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसे बिजनेस की तरह लेना शुरू कर दिया और चीज़ें रिपीट होने लग गई तो मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन बन गई। ऐसा भी होता है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर वाले फेज में ही रहना है तो यू विल हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू ईच डे। तो दैट्स द काइंड ऑफ अ वॉर दैट यू विल हैव टू फाइट ईच डे। वो चीज़ लिखी हुई है। There is tremendous pressure to continually develop new products। जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लाता है, कोई भी कंपनी लाती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं नया और क्या लाएगी, अगली बार नया क्या लाएगी। जैसे एप्पल के साथ है,
एप्पल एक बार 2 कैमरे वाला वो लाया फ़ोन, फिर वो 3 कैमरे वाला फ़ोन लाया, फिर एवरीबडी स्टार्टेड वंडरिंग अब ये क्या लाएगा, अब वो क्या लाएगा। जब मतलब आई रिमेंबर 12 मैंने लिया था, 12 के बाद एवरीबडी वाज सेइंग कि 13 में कुछ नया आएगा, 13 में कुछ नया आएगा। 13 में कुछ नहीं आया, बस कैमरे की प्लेसमेंट चेंज हो गई एंड पीपल वर सो डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे आप ये मत देखो कि कंपनी का क्या है, हमारा डिसअपॉइंटमेंट ये वो, आप ये देखो कि जो कुछ नया लाने वाला इंसान है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके सर पे कितना प्रेशर था कि मुझे कुछ नया डिलीवर करना है, अदरवाइज आई विल डिसअपॉइंट द होल वर्ल्ड। एप्पल के प्रोडक्ट्स थ्रू आउट वर्ल्ड बिकते हैं, मतलब थ्रू आउट एवरी कंट्री एप्पल प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड, राइट। तो ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री के सरदर्दी बस आपने सर पे पाली हुई थी, आपने पूरे वर्ल्ड की सरदर्दी अपने सर पे ली हुई थी। इतना प्रेशर था आपके सर पे कि कुछ नया करके दिखाना है, नहीं किया तो मीम्स बन जाएंगे, नहीं किया तो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। कितना प्रेशर है। चीज़ों को इस तरह से कनेक्ट किया करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोशिश किया करो उन सारी चीज़ों को मिक्स करने की, मर्ज करने की, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट है, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय द अर्ली 18th century एंड द पर्सन हु ब्रॉट दैट वाज रिचर्ड कैंटिलन। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को मिलिट्री से लाके इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। In his writings, he formally defined the entrepreneur as the agent who buys means of production at a certain price in order to sell the produce at uncertain prices in the future. ये बोलते हैं entrepreneur कौन होता है, एक ऐसा एजेंट जो कि means of production को खरीदता है certain prices पे, मतलब चीज़ें जिनसे बनती हैं उन चीज़ों को खरीदता है certain prices पे, ताकि वो uncertain prices पे फ्यूचर में उससे एंड रिजल्ट बना के बेच सके। कहने का मतलब ये है, रॉ मटेरियल आपने खरीदे सर्टेन प्राइसेस में, फॉर से 20 रुपए में, अब आपको इससे एक आउटपुट बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है और उसे अनसर्टेन, मतलब अभी आपको नहीं पता आप उसे कितने में बेचने वाले हो सकता है आप उसको 25 में बेचो, हो सकता है आप उसे 15 में भी बेचो, तो अनसर्टेन प्राइस पे फ्यूचर में बेचोगे। सो एक ऐसा इंसान जो इन सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्टेन प्राइसेस पे खरीदता है, उसे प्रोडक्ट में चेंज करता है और उसे अनसर्टेन प्राइसेस में आगे डिलीवर करता है, दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, एंटरप्रेन्योर। Since then, our pursuit of the usage of the term in economics shows that entrepreneurship implies risk, uncertainty, bearing, coordination of product. Okay, तब से इकोनॉमिक्स में उसे इन रूप में देखा गया, एंटरप्रेन्योर को इस रूप में देखा गया कि एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेता है ताकि वो फ्यूचर में शायद प्रॉफिट कमा सके। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने देखी कुछ डेफिनेशंस एंटरप्रेन्योर की, एंड उसके साथ लगे हाथ हमने ये भी देख लिया कि एंटरप्रेन्योर वर्ड आया कहाँ से, मिलिट्री से इनका क्या लेना देना है, और मिलिट्री के कुछ वर्ड्स क्यों मैनेजमेंट में आज की डेट में इस्तेमाल होते हैं, एंड हमने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम नए वीडियो में शुरू करेंगे जो कि नेक्स्ट ही वीडियो होगा, जो आपको देखना है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस लिंक से जिसमें लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम योर, एंड अगर आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड डिमांड लिखा करो, फालतू कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो देखिए, सिंसेरिटी हमारी तरफ से भी होनी चाहिए और आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आई डू नॉट अप्रिशिएट स्टूडेंट जो कुछ भी लिख के चले जाते हैं या अटरम पटरम चीज़ें लिखते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो कोशिश किया कीजिए दूसरों की वीडियोस में फालतू कमेंट्स ना करें, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फालतू कमेंट्स कैन नेवर बी इम्पॉर्टेंट। जो भी है समझ गए ना, फीलिंग समझो, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।